98 1883 में मार्क्स की मृत्यु होती है, 1891 में 92 में होता है। कब है? 93 एंगल्स की है ना, 95 में मृत्यु एंगल्स की होती है, आज 3 साल बाद। और जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता बस 3 साल आए। तो देखिए कि लोग सुधार संशोधन काम करते हैं। साथियों ने बताया कि उन्होंने देश काल की परिस्थितियों में ये उठाया कि क्या क्या जो वर्गीय दृष्टिकोण मार्क्स का है और जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है और जो मजदूर तानाशाही का सिद्धांत है, जिसके जरिए वर्ग विहीन समाज की स्थापना समाजवाद से साम्यवाद की होनी है, इन्हीं मौलिक प्रस्थापनाओं में सुधार, बदलाव और संशोधन की बात करते हैं। उसी समय से स्थापित है। तो वो 1898 में जब शुरू हुआ तो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ बर्नस्टीनवाद। बर्नस्टीनवाद को किसने किया? उस वक्त जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो थे कौस्की, और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया कि उसकी ये प्रस्तावनाएं जो हैं वो पूंजीवादी प्रस्तावनाएं हैं और मार्क्स एंगल्स की प्रस्तावनाओं की विरोधी प्रस्तावनाएं। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया था वही लोग जब पूंजीवाद विकास करके साम्राज्यवाद की अवस्था में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जो मार्क्स ने ये कहा था कि ये साम्राज्य जो ये देश खड़े हो रहे हैं, मतलब विकास करते हुए 1890 से लेकर 1910 का पीरियड साम्राज्यवाद का मान लें, तो उनका ये कहना था कि ये जो दौर आ रहा है ये शांति का काल आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के पूंजीपति आपस में जुटते जा रहे हैं। उनकी पूंजियां एक देश में नहीं दूसरे देश में लग गई है। एक देश का पूंजीपति दूसरे देश में माल बेच रहा है, दूसरे देशों से कच्चे माल ले रहा है, इसलिए उनके परस्पर सहयोग बढ़ रहे हैं। तो ये प्रतियोगिता उनके अंदर जो थी और प्रतियोगिता के चलते जो युद्ध था वो युद्ध नहीं होगा, ये शांति काल। तो उन्होंने ये प्रस्तावना प्रस्तुत की। तो साम्राज्यवाद क्या है, इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या लेने ने किया। इस पर साथी बता चुके हैं कि ये प्रस्तावनाएं उन्होंने रखी और वो प्रस्तावनाएं सही साबित हुई। कैसे? उन्होंने 1905 में ये कह दिया कि भाई युद्ध होने वाला साम्राज्यवादियों के बीच में, लिहाजा दुनिया के जितने समाजवादी हैं उनका कर्तव्य है कि अपने अपने देश की हुकूमत का तख्ता पलट करके मजदूर किसानों का राज कायम करते हैं। भ्रम तो सर ने किया कि हम करेंगे, जवानी समर्थक सब थे, लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ा तो जो 1907 का प्रस्ताव था, 1912 का प्रस्ताव था कि हम क्रांति करेंगे अपने अपने देशों में, वो सब पलायित हो गए। यहाँ की रूस वाले भी पलायित हो गए। बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन के नेतृत्व में थी उसी ने इस कार्य को संपन्न किया और अपने देश में उन्होंने क्रांति करके हुकूमत का तख्ता पलट करके मजदूरों किसानों का राज करें। तब से ये मामले तब है, सुधारवाद संशोधनवाद दबा रहा और वो दबा रहा तब से लेकर के जब तक स्टालिन जीवित थे। लेकिन स्टालिन के मरते ही फिर वही घटनाक्रम होता है। आज 3 साल 4 साल बाद 56-57 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ने सुधार पेश कर दिए कि अब एक तरफ समाजवादी खेमा है, दूसरी तरफ पूंजीवादी खेमा है। समाजवादी खेमा सशक्त हो गया है, लिहाजा जो पूरी पुरानी प्रस्तावना है लेनिन की, वो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ताकतें एक साथ नहीं रह सकती हैं। एक की जिंदगी दूसरे की मौत है, कोई एक ही जिंदा रहेगा, ये बात आज की दुनिया में नहीं लागू होती है। साम्राज्यवादी देशों में युद्ध न हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो खूनी वर्ग संघर्ष इस रास्ते को त्याग करके अब चुनावी और संसदीय प्रणाली आ गई है, इसके माध्यम से हम अपना बहुमत बना करके
इसी संसद में जाके, पूंजीवादी संसद में जाके पूंजीवाद से समाजवाद यानी मजदूरों का राज ला सकते हैं। तो शांतिपूर्ण संक्रमण, शांतिपूर्ण साहित्यिक कि पूंजीवादी और साम्राज्यवादी दोनों व्यवस्थाएं टिकी रह सकती हैं, समाजवादी और साम्राज्यवादी। मजदूरों किसानों के राज भी रहेंगे, पूंजीपतियों के राज भी रहेंगे। फिर अगली बात यदि इनमें प्रतियोगिता होगी, जनता देखेगी, दुनिया देखेगी कि समाजवाद बेहतरीन व्यवस्था है, वहाँ गरीबी भूखमरी बेकारी नहीं है, चोरी चकारी नहीं है। जितना इंग्लैंड 150 साल में विकास किया उसने 50 साल में रूस ने विकास कर लिया। ये सारा कुछ देख करके लोग समाजवाद को अपनाएंगे और उसी का प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ा। हमारे देश में भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी दो धड़े में बटी, सीपीआई और सीपीएम। फिर सीपीआई और सीपीएम फिर उसका एक पैदा हुआ, इसमें से टूट करके एक माने बनी जिनके आज विभिन्न घटक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के नाम पर, संगठन के नाम से विख्यात हैं। और उसी विचारधारा से जुड़े हुए बड़े सारे व्यक्ति संगठन अन्य हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, हमारा फर्ज है कि हम सुधारवाद संशोधनवाद के खिलाफ लड़ें, क्योंकि सुधारवाद संशोधनवाद जैसा साथियों ने बताया वो मार्क्सवाद के लिए, लेनिनवाद के लिए कैंसर का काम करता है। तो आप देखेंगे कि मार्क्स की, लेनिन की जो प्रस्तावनाएं थी वो 56-57 में बदली गई। 60 में उन्होंने कह दिया कि रूस में अब कोई जमींदार नहीं, सामंत नहीं, पूंजीपति नहीं, एक तरफ जनता है, वो मजदूर हैं, किसान हैं, तीसरी तरफ बुद्धिजीवी वर्ग हैं। इनके बिना वर्ग विरोध वैसे नहीं रह गए, ये वर्ग विरोध समित हो गए। और नतीजा क्या हुआ कि जिस वर्ग का समाजवाद में खात्मा होना था, जिस मजबूत तानाशाही को टिकाए रखा गया था, उसको साथ आते आते खत्म कर दिया गया और कह दिया गया कि ये जनता की पार्टी है और जनता का राज है। वर्गीय विभाजन बदल दिया गया, जिसको भाई साहब वीपी सिंह ने लिखा है स्टालिन वाली किताब में कि गलती, इस गलती को पूंजीवाद साम्राज्यवाद कभी चर्चा नहीं करता है। जो स्टालिन ने ये बात कही थी 36 के संविधान में कि वर्ग विरोध समित हो गए, और स्टालिन जैसे आदमी से ऐसी बड़ी पहाड़ जैसी भूल हो गई कि जब तक समाज में शारीरिक और मानसिक श्रम का अंतर्भेद है, यही वर्गीय बंटवारे का कारण बनता है। पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या है कि कबायली समाज से, जहाँ सामूहिक श्रम, सामूहिक औजारों से और सामूहिक उपभोग था, और वर्गीय समाज आया तो शारीरिक और मानसिक श्रम के बंटवारे से आया। और जब तक शारीरिक और मानसिक श्रम का बंटवारा रहेगा तब तक पूंजीवाद उस समाजवाद के अंदर मौजूद है। और इस वर्गीय बंटवारे को खत्म करने के लिए मजबूरी तानाशाही की आवश्यकता होती है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 में खत्म किया। और धीरे धीरे समाजवाद को जब खत्म करना शुरू किया तो आएगा क्या? बड़े सारे वामपंथियों ने कहा कि साम्यवाद की अगली अवस्था आ रही, जब गोर्बाचोव ने सुधार पेश किया। अब आधा मार्क्सवाद लेनिनवाद पुराना पड़ गया है और समाजवाद में तानाशाही है, जनतंत्र चाहिए। किसको जनतंत्र चाहिए था उसमें? क्या मजदूरों किसानों को जनतंत्र नहीं था? नहीं दोस्तों, पूंजीपतियों को जनतंत्र नहीं था। जो पूंजीवादी बन रहे थे उनको नहीं था। जो मध्यम वर्ग का उच्च शिक्षा चढ़ा हुआ था, अफसरशाही में, पुलिस ब्यूरो में और तमाम जगहों पर विद्वान बुद्धिजीवी थे, उनका खात्मा होना था, क्योंकि मानसिक और शारीरिक श्रम का अंतर्भेद खत्म करना। और ये सारा कुछ रोका गया, जिसने 89-90 में साम्राज्यवादियों की मदद से और जो ये रूस के अंदर बैठा हुआ मध्यम उच्च मध्यम वर्ग का अफसर साहमा हिस्सा था, बुद्धिजीवी वर्ग था, पूंजीवादी वर्ग था, उसने मजदूरों किसानों का राज खत्म किया। सवाल है कि समाजवाद, जिसको बहुत सारे वामपंथी कहते रहे, ये सुधारवादी नजरिया देखिए कि रूस में चूंकि जनता समाजवाद की तानाशाही में पिस रही थी, इसलिए उसने क्रांति कर दिया। तो क्या आ गया? वहाँ जनतंत्र आ गया। कोई नहीं कहता था कि पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद की पुनर्स्थापना आ गई हुई है रूस के अंदर। इसको जीडी सिंह ने उठाया कि अरे भाई, जब समाजवाद बढ़ गया तो उसकी जगह आया क्या? तो आया पूंजीवाद। और कौन पूंजीवाद? जो साम्यवाद को उखाड़ करके पूंजीवाद आया था,
जो क्रांतिकारी और प्रगतिशील था, नहीं, ये क्रियावादी और प्रतिक्रांतिकारी पूंजीवाद है। और जिस समाज में चोरी, बेईमानी, गरीबी, भूखमरी, वेश्यावृत्ति खत्म हो गई थी, वो आज रूस का इतिहास पढ़ के देखें तो ये सारी चीजें रूस में मौजूद थी। ये होता है साहब सुधारवाद, संशोधनवाद का परिणाम कि मजदूरों, किसानों के द्वारा की गई क्रांति, स्थापित किया गया समाजवाद उखाड़ दिया गया। जब उखाड़ दिया गया तब क्या हुआ? बड़े सारे मार्क्सवादी वामपंथी कहते हैं कि हमें जरूर सोचना चाहिए कि कहीं मार्क्सवाद में तो कोई कमी खामी नहीं रह गई। गिरी सिंह ने उसका सवाल उठाया और साथी रामकुमार ने उसका जिक्र भी किया कि समाजवाद के गिरने पर कई कम्युनिस्ट क्या कहने लगे। उसने उठाया उन्होंने कि ये जो समाजवाद ढाया गया, गिराया गया, उखड़ नहीं गया, उखाड़ा गया, ढह नहीं गया, ढाया गया है। तो ढहाने वाले हैं कौन कौन, उनको बताया और कहा कि जो मार्क्सवादी और वामपंथी बनते हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि मार्क्सवाद के उसूलों में कोई कमी रह गई, अक्टूबर क्रांति में कोई कमी रह गई, समाजवादी निर्माण जो उसमें हुआ उसमें कोई कमी खामी रह गई। यानी कि हर वो कमी खामी खोजना जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद से, उससे जुड़े हुई पार्टी से, उससे जुड़े हुए संगठनों से, उसके जुड़े हुए व्यक्तियों में खोजना चाहिए। बाकी बाहर देखने की जरूरत नहीं है कि साम्राज्यवाद ने क्या भूमिका निभाई। और आते आते जहाँ वो कम्युनिस्ट सभी सहमत थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, सभी सहमत थे कि विदेशी पूंजी जब देश में आएगी तो देश को गुलाम और पराधीन बनाएगी। उन्हीं को छोड़िए, आरएसएस और भाजपा के लोग स्वदेशी आंदोलन बना के ये बातें कहते रहे कि विदेशी पूंजी आएगी तो गुलाम होने से देश बच नहीं पाएगा। नई आर्थिक नीति दंगल प्रस्ताव का वामपंथी और ये दोनों दक्षिणपंथी वामपंथी विरोध करते रहे और आज सत्ता में बैठ कर उसी नीतियों के चरण दर चरण लागू कर रहे हैं। लागू करवाने में पूंजीवादी पार्टियों का सहयोग दे रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन उसके अनुसार किए जा रहे हैं, उसी के अनुसार राजनीतियां भी बदली जा रही हैं। राजनीतियां क्या बदली जा रही हैं कि आर्थिक मुद्दों पर सभी पार्टियां एक बात, लेकिन जात, धर्म, इलाका, भाषा के नाम पर जनता को बांट करके वोट देने का काम करती हैं। तो ये क्या है कि वर्ग संघर्ष की जगह वो वर्ग समन्वय की, मतलब उनके बीच में जो वर्ग विरोध है उसको कम करके जातियों के नाम पर एकजुटता, वो भी एक जात के अंदर एकजुटता, जबकि उस जात में वर्गीय विभाजन है, कहीं कम कहीं ज्यादा, उसको पर्दा डाल करके और इस राजनीति में वामपंथी भी शामिल हो गए हैं और इसी राजनीति के तहत वो चुनाव में भागीदारी भी कर। आज ये बातें गायब हो गई कि हमको पूंजीवाद से समाजवाद शांतिपूर्ण करके लाना। तो ये जो सुधार बदलाव आए हैं ये 3 चीजों में हमेशा ध्यान रखें। और एक और संशोधन उन्होंने किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी से सीखा, क्या कि मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण है वो बड़ा जड़ और कच्चर है। लिहाजा जनता जब चूंकि धर्म मानती है तो जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए हमें भी धर्म को थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। यानी अध्यात्मवादी जो दर्शन है उसको भी बढ़ावा देना। तो उन्होंने पहला तो मार्क्स पर जो देखने का द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरिया है कि जो उत्पादन प्रणाली है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके अनुसार राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक ये सारी जो ऊपरी ढांचे खड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऊपर देखो, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, नीचे सब सहमत हैं, चाहे कोई भी पार्टी। उसी तरह से जब राजनीति में आ जाते हैं तो राजनीति में कहते हैं कि चूंकि यहाँ पर जाति धर्म है, विभिन्न बंटवारे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्यों नहीं अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए ऐसे लोगों से समझौता भी करते हैं। तो वर्ग विरोध, वर्ग संघर्ष, वर्गीय दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो कैसे जाति धर्म और नस्ल के नाम पर उसको भी दरकिनार कर देते हैं। और जहाँ भी देखेंगे तो इनके में चलन चला हुआ है साम्राज्यवाद के विरोध का मतलब ट्रंप का विरोध, थैचर का विरोध, रीगन का विरोध, यानी किसी अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अफसरशाही का विरोध। वैसे ही भारत में आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी तानाशाही, मोदी तानाशाही, मोदी फासिज्म,
और मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक तय लगाई, राव साहब ने बदलवा किया, धमकवा किया। यानी व्यक्ति को आगे कर देना, व्यक्ति को आगे कर देना मतलब राज्य को बचा ले। राज्य ये नीतियां लागू कर रहा है और ये नीतियां साम्राज्यवाद से आ रही हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जाति धर्म की हो, उसके लिए फंडिंग बाहर से हो रही है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं। इस बात को बोल कर दिया जाता है। केवल व्यक्तियों पर सर केंद्रित करके बात करना, व्यक्तियों पर करिए, लेकिन ये तो बताइए कि क्या इसमें अगर वो विरोधी राजनीति करते हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं कि नहीं विदेशी पूंजी विदेशी तकनीक देश को लूटने आ रही है, नहीं देना चाहिए, नहीं लाने देना चाहिए, तो क्या इसमें वो पार्टियां अपने साथ सत्ता में बैठने देंगी? नहीं बैठने देंगी। इसलिए मित्रों, सुधार संशोधनवाद के जो पैरोकार हैं, जिस ढंग से चीजें आ रही हैं, उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग खुद संयुक्त मोर्चे की सरकारें बनाते हुए या पूंजीवाद से जब सुख सुविधाएं पाते हैं तो उस सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए ऐसे मार्क्सवाद को पेश करते हैं जो पूंजीवाद को कबूल हो। यह काम 1898 से चला रहा है। उससे पहले भी इंग्लैंड में जब मार्क्स एंगल्स सभी जिंदा थे, तभी उन्होंने कहा था कि जो मजदूर लीडर हैं, मजदूरों के जो नेता हैं, वो जो लूट होकर उपनिवेशों से आ रही है, यहाँ से जो लूट हो रही है, उनको पूंजीवाद वो भराई कर देता है और उनके मुंह में डाल देता है। इसलिए पूंजीवाद से पाई हुई सुविधाओं के नाते वो मजदूरों के विरोध में पूंजीपतियों का काम करते हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं इस बात को करते हैं, चाहे ट्रेड यूनियन लीडर हो, चाहे कोई भी लीडर हो, जो इस बात को दरकिनार करके सुख सुविधाएं पाते हुए बहुत सारे दलितवादी विद्वान सभी इस इलाकों में आते हैं, जो बड़ी विश्लेषण की जगह पर दूसरे विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। और सबका हिसाब एक होता है कि राज्य बचाए, राज्य किसका? पूंजीपति वर्ग का। कौन पूंजीपति वर्ग? हिंदुस्तान का जो बढ़िया पूंजीपति वर्ग है, जो जातिवादी भी है, भयंकर दलितवादी भी, ये जातिवादी भी है, धर्मवादी भी है, और सबसे जड़ कट्टर है। और वो ऊपर की दो जातियों को दिखा के नीचे की दो जातियों को झगड़ा लगाता है, जिस पर कोई भी नेता विद्वान नहीं हो। सारे प्रशासन उन्हीं के हैं, उन्हीं प्रशासन को ये सुधारवाद संशोधनवाद का जो सबसे बड़ा पैरोकार है, जो मददगार है, जो आर्थिक मददें देता है, वो हिंदुस्तान का पूंजीपति वर्ग और साम्राज्यवादी हैं। उनकी विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके विभिन्न संस्थाओं के जरिए एनजीओ चलाए जाते हैं। और सबका ये काम है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, उसके द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरिए में, उसके राजनीतिक नजरिए में, उसके आर्थिक प्रणाली के बारे में जो बताया है, इसको देने से लिखा मार्क्सवाद के 3 स्रोत, 3 संरक्षक, क्या? दर्शन, अर्थ और राजनीति। इन तीनों में सुधार संशोधन करना ये 1898 से शुरू हुआ है। आज भी 89-90 के बाद से 2005 का काल चल रहा है। और मैं इसमें कहूँगा कि जीडी सिंह ने जो 89-90 के घटनाओं के बाद इस ढंग से इसका विरोध करते हुए जो साहित्य लिखा है, उसको हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पहले के साहित्य तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन मार्क्सवाद संशोधनवाद का विरोध करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तो सुधारवादी हो गई। अल्बानिया की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अकबर हुसैन मर गए, उसके बाद उनकी पार्टी बदल गई। तो उसके बाद का जो दौर है सुधारवाद संशोधनवाद का, उसमें होंगे कुछ और लोग, लेकिन उसमें जीडी सिंह जो है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक चमकते हुए सितारे हैं। इन्होंने इस बात को प्रबोधित को स्थापित किया हुआ है। और आज 2025 के आगे आने वाला जो 47 का सपना दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान की विकसित को, इसको नंगा करने का काम हर उस मार्क्सवादी का है जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद की मौलिक प्रस्तावनाओं को मानता है। इसी के साथ मैं अपनी बात